So hello to all my students. Namaste, Adab, Sat Sri Akal, and Kem Cho. Welcome to the YouTube channel, Finance and the easiest way to learn the concept of physics. In the place where you can realize you're not in the world, you're in fall in love with physics. So I'm back with new video. In this video, we are going to capture about electric flux, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से. तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या. बेसिकली मैं आपको सिंपली अगर बताना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक रीजन क्रिएट करता है किसी भी एक सरफेस के सरफेस एरिया के ऊपर. ठीक है. और जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस एरिया के साथ में लिंक हो रही है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो बेसिकली उसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. मतलब कि कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किसी भी सरफेस के ऊपर से पास हो रही है उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं. सिंपली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर मेरे पास जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक डायरी है. ठीक है. सपोज ये डायरी के लिए मैं इसकी बात करूँ कि भाई मान लीजिए कि इस डायरी के आसपास में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बाहर निकल रही है. ठीक है. इस तरीके से बाहर निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब अगर आप ये समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इसमें सब जितने अमाउंट में ज्यादा लिंक होगी उतना ही उसका फ्लक्स ज्यादा होगा. मतलब जितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस के साथ लिंक हो रही है उतना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा. अगर मान लीजिए यही शेप चेंज हो जाए, ऐसा हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस तरीके से है और मेरा सरफेस इस तरीके से हो जाए, मतलब ये डिपेंड करेगा उस सरफेस के एरिया के ऊपर. आप सबको पता है कि सरफेस का जो एरिया होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है. अगर इस डायरेक्शन की बात करूंगा तो यहाँ पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से निकल रही है. मतलब आप ये देख पाओगे कि इन सिचुएशन के अंदर, मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ, इस सिचुएशन के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओवरलैप हो रही है. लेकिन अगर वही कुछ इस तरीके का सिचुएशन हो जाए जहां पर एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऊपर की ओर हो तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि भाई बहुत कम ही या फिर ना के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके साथ में लिंक हो रही है. ठीक है. तो बेसिकली चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन होती है, किस तरीके से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके ऊपर डिपेंडेंट है. तो सबसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको हम सिंबल जो है फाई से डिनोट करेंगे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल है वो बेसिकली आपका फाई होगा. ठीक है. अब डिपेंड करता है ये किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है उसको देखते हैं. तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हाई उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाई. आप देख पा रहे हो फर्स्ट डायग्राम के अंदर सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादातर लिंक होकर जा रही है. ठीक है. मतलब सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज करना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको ह्यूज अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी चाहिए. सेकंड सिचुएशन ऐसा बोलता है कि भाई अगर आपका सरफेस का सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसके साथ में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक होगी. तो इनडायरेक्टली वहां पर आपका जो फ्लक्स का अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा. अब फर्स्ट सिचुएशन में आप देख पा रहे हो कि भाई ये फर्स्ट सिचुएशन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो छोटा लिया हुआ है एज कम्पेयर टू सेकंड सिचुएशन. तो आप देख पा रहे हो कि छोटे से ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी तीन फील्ड लाइन जो है वो लिंक हो रही है. लेकिन जब मैं अगर बात करूं बड़े वाले के अंदर तो बड़े वाले के अंदर ये जो फील्ड लाइन्स है वो ज्यादातर अमाउंट में लिंक हो रही है. मतलब 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लिंक हो रही है. इसका मतलब क्या, एज कम्पेरिजन टू इसका और इसका, यहाँ पर अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ भाई यहाँ पर मिलने वाला फ्लक्स φ1 हो, यहाँ पर मिलने वाला फ्लक्स φ2 हो, तो यहाँ पर फ्लक्स की अमाउंट की इंटेंसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर फ्लक्स φ2 इज ग्रेटर देन φ1 होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ज्यादा लिंक हो रही है एज कम्पेरिजन टू छोटे वाले के साथ. चलिए छोटा थर्ड सिनेरियो जिसे हम एग्जांपल के तरीके से देख रहे थे. तो यहाँ पर फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी और एरिया दोनों के साथ में. इसका मतलब क्या, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि भाई फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ में एरिया वेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यहाँ पर एक कंडीशन भी होती है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एरिया वेक्टर के साथ में पैरेलल हो, एट दैट टाइम जो हमें फ्लक्स का अमाउंट मिलेगा वो मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा. इसका एक इक्वेशन भी है, वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से है कि फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा. इसमें अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हो, ठीक है, यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ए. आप देख पा रहे हो कि भाई ई का डायरेक्शन भी इसी साइड में है, सेम एज ए का डायरेक्शन भी इसी साइड में है, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 0 डिग्री. और अगर आपका एंगल 0 है एट दैट टाइम आपको फ्लक्स कैसे मिलेगा, ई ए के बराबर मिलेगा. ई ए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर मुझे फ्लक्स का मिलेगा ई ए के बराबर मिलेगा. मतलब यहाँ पर फ्लक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. और सेकंड सिचुएशन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरीके से है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो यहाँ पर हमारा जो एंगल क्रिएट होगा वो 90 डिग्री क्रिएट होगा. और अगर आपका एंगल अगर 90 डिग्री है तो हमें पता है कि भाई cos 90 की वैल्यू क्या होती है. सेकंड सिचुएशन के लिए अगर मैं बात करूं
तो ई ए cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए यहाँ पर फ्लक्स कैसे मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा या फिर मिनिमम मिलेगा। तो सेम इस बात वही वापस से यहाँ पे फॉलो हो रही है जो हमने कहा कि जितनी ज्यादा सरफेस के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक होगी उतना ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट आपको फ्लक्स का मिलेगा। तो अगर आपका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एट दैट टाइम आपको फ्लक्स की इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि भाई एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो वहां पर फ्लक्स की इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि भाई अगर मेरे पास कोई अननोन सरफेस है उस अननोन सरफेस के अंदर हमें फ्लक्स किस तरीके से देखने मिलता है। तो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट कि हमारा जो फ्लक्स का इक्वेशन है ऑब्टेन हुआ था वो किस तरीके से ऑब्टेन हुआ था। तो यहाँ पे हमने एक सरफेस ले लिया है कोई एक ऑब्जेक्ट का जो कि कुछ थीटा एंगल के साथ में बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो हमें इक्वेशन मिलता है cos थीटा का वो किस फॉर्म में मिलता है, अगर मैं इसे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में कंपेयर करूं तो यहाँ पर ये हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी y, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी y, और उसी के साथ में यहाँ पे हमारे एक प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगी x। ठीक है, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट के साथ में हमारा एंगल बन रहा है, इसलिए एरिया वेक्टर का x कोऑर्डिनेट cos थीटा डिनोट करेगा और एरिया वेक्टर का y कोऑर्डिनेट हमें sin थीटा डिनोट करके देगा। तो यहाँ पर हम जो इक्वेशन यूज करते हैं फ्लक्स का वो इक्वेशन क्यों यूज होता है, क्योंकि हमारा जो एरिया वेक्टर है वो क्रिएट होता है एक्स डायरेक्शन में और उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी है। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा फ्लक्स इज इक्वल्स टू वो क्या मिलेगा, ए डॉट डेल एस कॉस थीटा, यहाँ पर आप डेल एस की जगह पर डी ए भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, थीटा, जिसमें आप सिंपली चीज देखोगे कि भाई अगर आप यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हटा दो या फिर कॉस थीटा हटा दो तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लगाने में आएगा, मतलब थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ई डॉट डी ए के फॉर्म में मुझे कोई एक इक्वेशन मिलेगा। तो किस तरीके से ऑब्टेन हुआ वो मैंने आपको आगे बता दिया। ठीक है, यहाँ पर एक देखने वाली चीज आपकी एक और भी है, अगर मान लो कि यहाँ पर हमने साइन कोऑर्डिनेट दिया होता, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर साइन कोऑर्डिनेट लिया था तो क्या होता, तो अगर मैं साइन कोऑर्डिनेट लिया होता इफ अगर मेरे पास यहाँ पर साइन थीटा होता तो साइन थीटा क्या करता है, देखिए ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। साइन थीटा की इक्वेशन की अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल कर दो तो फ्लक्स क्या मिलेगा, ई डी ए साइन थीटा, और अगर यहाँ पर पैरेलल है इसका मतलब क्या, थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तो यहाँ पर फ्लक्स क्या मुझे मिलेगा, ई डॉट डी ए साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, जिसमें क्या होगा फ्लक्स हमें 0 मिलेगा, जो कि पूरे के पूरे फ्लक्स की एक्चुअल रिजल्ट की वाट लगा देगा, है ना। मतलब यहाँ पर इस वजह से हम साइन कोऑर्डिनेट को नहीं ले पाते, क्यों, क्योंकि ज्यादा फील्ड लाइंस लिंक भी हो रही है और फिर हमें फ्लक्स भी 0 मिल रहा है, तो ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को रॉन्ग प्रूफ कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर cos थीटा की यूज करते हैं। दूसरी एक और बात यहाँ पर जानने वाले क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी दो वेक्टर प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज स्केलर प्रोडक्ट मिलता है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो आपका कैसा होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट ये एक डायग्राम बनाया गया है किसी ऑब्जेक्ट का जिसमें आपको दो तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई गई है, एक इन्वर्टेड और दूसरी आउटेड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ में यहाँ पर डेल एक्स एक छोटे छोटे कंपोनेंट ले लिए गए हैं, 1 2 3 4 कंपोनेंट्स हमने दिखाए हैं, और वो 4 कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग एंगल्स पे उसको रख दिया गया है। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मान लो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है और जो आपका एरिया वेक्टर का एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है, सेम एज अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर के साथ में 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाता हो, एट दैट टाइम जो आपकी फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी, वहां पर आपको फ्लक्स ऑलवेज नेगेटिव मिलेगा। या फिर आप सिंपली ये कह सकते हो कि भाई इनवर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है, 90 से बड़ा है, सो हमें इनवर्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है। दूसरा एज इट इज अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर मिल रही है और थीटा जो है वो छोटा से छोटा मिल रहा है, देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर मैं थीटा की जगह पर 0 डिग्री रखता हूँ तो थीटा की 0 की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, हमने जो इससे पहले वाले टॉपिक में उसको क्लियर किया था। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 से जितनी कम हो सकती है उतनी कम रहेगी, तो यहाँ पर मुझे फ्लक्स जो रहेगा वो हाई मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो सिचुएशन हमने यहाँ पर इसी तरीके से एज्यूम की है कि अगर आपका मतलब एंगल जो है वो 90 से कम हो और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी उसी एंगल के साथ में हो, तो यहाँ पर फ्लक्स आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम अमाउंट का मिलेगा, फ्लक्स की जो इंटेंसिटी मिलेगी वो आपको मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपके पास में कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और उसमें कुछ स्मॉल स्मॉल पार्ट का अगर आपको फ्लक्स निकालकर पूरे के पूरे पार्ट्स का फ्लक्स फाइंड करना हो तो उसके लिए इक्वेशन होता है कि फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डेल एस, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डेल एस। यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन क्या करेगा, ये सारे के सारे जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स है उनको क्या कर देगा, सम कर देगा, और उसी साथ में आपको लास्ट में हमें वैल्यू मिल जाएगी फ्लक्स की। ठीक है,
तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में, और इसी के साथ में हमारे साथ में बने रहिए। ठीक है, टिल देन डू व्हाट यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।